हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आपका बुंदेला सर। चलिए, तो आज मैं आप लोगों को जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और 11th क्लास प्लस कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं, तो 12th क्लास में एक चैप्टर वाइज मैंने सोचा यूनिट वाइज वीडियो बनाया जाए, जिससे क्या होगा, इनका रिवीजन भी हो जाएगा और उसमें कॉम्पिटिटिव बात आते हैं, कॉम्पिटिशन वालों की भी हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए मैंने अब यूनिट फर्स्ट जो 12th क्लास में सॉलिड स्टेट, उसके ऊपर वीडियो बनाना होता है। तो सबसे पहली बात, सॉलिड स्टेट, इस सॉलिड यानी ठोस अवस्था, इस शब्द को समझने के लिए मैं पूरी बात पर आता हूं। सबसे पहले कहां से शुरुआत करें हम? देखिए, आप जानते हैं, अगर आपसे किसी ने पूछा होगा तो आपने बताया होगा कि साहब पदार्थ जो होता है यानी द्रव्य, इस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा पदार्थ की 2 अन्य और अवस्थाएं पाई जाती हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, जो कि अंतरिक्ष में जो तारे होते हैं, स्टार, उनमें प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। और 5वीं अवस्था जिसको अपन बोलते हैं बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो अभी न्यूली डिस्कवर्ड हुई है, तो वो स्टेट होती है पदार्थ की 5वीं अवस्था। अब आप जानते हैं कि पदार्थ के बारे में अगर ठोस, द्रव, गैस, इनके बारे में पता लगाएं कि आखिरकार किससे बने होते हैं, तो हमने पहले भी बेसिक में पढ़ा है कि अणु व्यवस्थित होकर के पदार्थ बनाते हैं, और अणु जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु के अंदर अपन जब देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये किसी एटम के अंदर होते हैं। एटम जो होता है, एटम यानी परमाणु। क्या होता है परमाणु? यहां पर परिभाषा बन रही है, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। The smallest particle of atom, the smallest मतलब atom is the smallest particle of substance which is participate in chemical reaction while it is not found in free state, is called atom. अब एटम की बात करते हैं हम। यहाँ पर एटम 2 or more than 2 atoms are combined together form molecule। इसका मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, और अणु यानी मॉलिक्यूल अरेंज होकर के ये पदार्थ यानी मैटर बनाते हैं। पदार्थ आप जानते हैं, मैंने बताया था आपको, पदार्थ यानी द्रव्य, उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आपको बताया कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसको इंद्रियों द्वारा हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो पदार्थ है। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपके सामने दिख रही हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो आप अब मेन बात तक पहुंचे कि सर अब समझ आया कि परमाणु, अणु, पदार्थ और पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, उसमें से हम एक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ठोस अवस्था। ये ठोस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो सुनिए, सबसे पहली बात अब मैं आपको यहां पर ठोस के बारे में बताने वाला हूं। ठोस यानी सॉलिड, इसके बारे में बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड क्या होता है? सॉलिड के बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि ठोस किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो सर ये जो ठोस है ये पदार्थ की तो अवस्था है। मैंने कहा बिल्कुल, पर ये ठोस हुआ कैसे? तो आपको बता दूं कि ठोस जो होता है उसके अंदर जो अणु है, उसके जो जिनसे वो मिलकर बना है, अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो क्या है, पास पास में आ रहे थे, बहुत बगल बगल में, पास पास में आ गए। ऐसा हुआ क्यों आए वो पास पास में? क्या चीज थी जो उनको बगल बगल में खींच लाई? वो था उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल। आकर्षण कहां लग रहा है? उनके बीच में, इसीलिए उसको बोलते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। अब ये आकर्षण कैसा है? प्रबल, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनके अणु जो थे ठोस के, वो पास पास में आ गए।
अब आपने देखा कि जो ठोस के अणु थे वो जो पास पास में आए उनके अट्रैक्शन फोर्स के कारण तो उसकी स्ट्रक्चर जो थी यानी उसकी जो संरचना थी वो बहुत कॉम्पैक्ट हो गई, उसके बीच में बिल्कुल भी उनके अणुओं के बीच में यानी उन्हें अवयवी जो कण थे उनके बीच में खाली स्थान बहुत कम था, बिल्कुल नहीं था, ये मान के चलिए बहुत कम, ठीक है ना। तो अब हमको पता चलेगा साहब कि ठोस की अगर अपन परिभाषा करें या इसको ठोस को परिभाषित करें तो अब कैसे बोल सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसके अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कहां पाया जाता है, अवयवी कणों के मध्य क्या पाया जाता है, प्रबल अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। साहब ये प्रबल अंतराणुक आकर्षण बल होते कौन से हैं आखिरकार ये प्रबल अंतराणुक आकर्षण बल? मैंने कहा आकर्षण बल के तौर पर आयनिक बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है, वांडरवाल बंध होता है, आयनिक बंध यानी विद्युत संयोजी बंध। तो ये जो अपन बात कर रहे थे ये आकर्षण बल हैं जिनके कारण इनके बीच में ये अवयवी कण जो है वो पास पास में आ रहे हैं। अब ये अगर पास पास में आ गए जिससे इसका असर क्या पड़ा, इसके असर से क्या असर पड़ा होगा कि एक तो इनकी जो संरचना थी वो कठोर हो गई, कठोर एवं दृढ़ हो गए, मजबूत। दूसरा ये असंपीड्य हो गए। असंपीड्य का मतलब क्या होता है कि इनको अपन अगर दबाएं तो ये दबेगी नहीं, दबाने के बाद कोई चीज दबा दें और दबने के बाद वापस वहीं पर आ जाए उसे बोलते हैं संपीड्य, और जो दबे ही नहीं तो उसे बोलते हैं असंपीड्य, नॉन कंप्रेसिबल यानी असंपीड्य, ठीक है। दूसरी बात इनके जो घटक होते हैं ये रचक घटक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये क्या करते हैं कि इधर उधर नहीं जाते बल्कि अपनी जगह पर ही वाइब्रेट होते रहते हैं, अपनी जगह पर ही गति मतलब वाइब्रेट होते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। और अगर अपन बात करें कि साहब इसमें और क्या बोल सकते हैं तो देखिए बहुत सारी चीजें, इनके क्वथनांक जब इतना पास पास में आ गए हैं तो इनकी क्वथनांक और गलनांक यानी इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इनके क्वथनांक और गलनांक भी उच्च होंगे। क्या होंगे? क्वथनांक और गलनांक। तो बात यहां पर सबसे पहले ये आई कि सर ठोस को परिभाषित कीजिए। मैंने सिंपल सी बात, ठोस को सिंपल तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? पदार्थ की वह अवस्था, रटना नहीं है, चाहे से बोल देना, क्योंकि मैं अभी चाहे से बोलवा दूंगा। पदार्थ की वो अवस्था जिसके अणुओं के मध्य, जिनके अणुओं के मध्य या जिनके कणों के मध्य प्रबल अंतराणु का आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण इनकी आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। कोई भी ठोस ले लो, ये मार्क कर ले लीजिए, इसका आकार और आयतन कैसा है? निश्चित है। जिनके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, इसीलिए ये कैसे होते हैं? कठोर एवं दृढ़ होते हैं और असंपीड्य होते हैं। इनके क्वथनांक एवं गलनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। इनके अवयवी कणों के मध्य जो अंतराकाशी रिक्तियां होती हैं वो बहुत कम पाई जाती हैं। अंतराकाशी रिक्तियां का मतलब होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इनके जो अवयवी कण हैं उनके मध्य में अंतराकाशी रिक्तियां बहुत कम पाई जाती हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी जो रचक घटक हैं वो गतिशील न होकर अपने स्थान पर ही कंपन करते रहते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई, इन सभी को जोड़ करके इसकी परिभाषा बनी। कैसे हम बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं कि पदार्थ की वो अवस्था, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। पदार्थ की वो अवस्था जिसके अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण इनकी आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। ये कठोर एवं असंपीड्य होते हैं। इनकी क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं। इनके अवयवी कणों के मध्य अंतराकाशी रिक्तियां बहुत कम पाई जाती हैं। इनके अवयवी कण या रचक घटक गतिशील न होकर अपने स्थान पर ही कंपन करते रहते हैं, ठोस कहलाते हैं। ये ठोस की परिभाषा थी साहब। यानी बहुत सारी चीजें आपने देखी और उनको लिखित किया और बना दी परिभाषा। रटना नहीं है, कहीं से भी आप कैसे भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सॉलिड के बारे में आपको समझ में आ गई कि सॉलिड होता क्या है। अब अगर अपन बात करें कि सॉलिड जो होता है, सर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सॉलिड्स?
ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वेश्चन ये होता है कि सर किस आधार पर कह सकते हैं आप, किस आधार पर बोल रहे हैं कि ठोस कितने प्रकार के? मैंने कहा अवयवी कणों के मध्य या अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां से बात करूं ठोस अवयवी कणों की और व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ये जो ठोस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनको सत्य ठोस भी बोलते हैं। और दूसरे होते हैं आपके अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, और इसको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। कमी ना सब नहीं, मैं बता रहा हूँ रायता वगैरह फिर करो। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, यानी अक्रिस्टलीय ठोस, इसको असत्य ठोस या आवासी ठोस बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। अब सबसे पहला क्वेश्चन आया सर अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस क्या होती है? मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान रखना है यहाँ पर, बिल्कुल चार्ट से आपको पता चल जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस सिंपल वे बताऊं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको बोरिंग हो जाएगी, तो इसलिए तरीके से सिंपल वे में बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। और कुछ लास्ट में कुछ चीजें बताऊंगा जो कि अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसकी ट्रिक मैं अभी बता के चला जाऊंगा, जिससे क्या हुआ कि आप बहुत सारी ओटी इस पार्ट की जो है ना वो आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस यानी बेठोस, कौन सी? बेठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है। बेठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। और अक्रिस्टलीय जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब बात आती है साहब क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण क्या है? मैंने कहा अभी अगर मैं क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में बात करूं तो आप ले सकते हैं नमक यानी NaCl, KCl, हीरा, ग्रेफाइट, कार्बोरेंडम, और आणविक ठोस में अपन ठोस मीथेन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ये सब जो है ना वो क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। अब अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण की बात करें तो उसके लिए कांच है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये सभी क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। अब बात आती है साहब क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके लिए अगर बात करें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्रिस्टलीय ठोस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली बात तो यही है कि इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। इनके गलनांक निश्चित होते हैं, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते, बल्कि ये तो अतिशीतित द्रव है, सुपरकूल नेचर होता है उनका। इनमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। विषम दैशिकता का मतलब क्या होता है? इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण यानी क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है, इसका मतलब इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। जबकि इनके अंदर कैसा पाया जाता है? समदैशिकता का गुण। इनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं। ये हो गया। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में पाए जाते हैं, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर में पाए जाते हैं। तो ये एक तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पे। अब बात आती है साहब क्रिस्टलीय ठोस जो होता है
इसके अंदर अगर अपन बॉन्ड नेचर के आधार पर, तो अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य बंधों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? अवयवी कणों के मध्य बंधों के आधार पर ठोस, सबसे पहली बात आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी ठोस या सहसंयोजी क्रिस्टल, धात्विक ठोस या धात्विक क्रिस्टल, और आणविक ठोस या आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल फिर से 3 प्रकार का होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो आप समझ चुके हैं अच्छी तरीके से ये पूरा ठोस का क्लासिफिकेशन, ठोस का वर्गीकरण। अब यहां पर बात आती है सब आयनिक ठोस क्या होते हैं? आयनिक ठोस ऐसी ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई धनायन तथा ऋणायन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे NaCl में N धनायन, Cl ऋणायन, KCl के धनायन, Cl ऋणायन। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो कैटायंस और एनायंस से मिलकर बने होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। सॉलिड नेचर होना चाहिए। सहसंयोजी ठोस ऐसे ठोस जिनकी अवयवी कण परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। धात्विक ठोस, और एक और बात, परमाणु भी कैसे? अधात्विक परमाणु होते हैं, धात्विक नहीं, अधात्विक परमाणु होते हैं, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। और इनकी संरचनात्मक इकाई जो होते हैं ये तो धात्विक ठोस ही होते हैं, धात्विक परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? धात्विक परमाणु होते हैं, तो वो धात्विक ठोस बनाएंगे। आणविक, इनकी संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं, इनकी अलग अलग बॉन्ड एनर्जी होती है, अलग अलग बॉन्ड बनते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। तो ये सभी चीजें जो ना इस ठोस में पूछी जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में कि इसमें और भी बहुत सारी चीजें आपको, जैसे मैंने ये तो ओवरव्यू दिया है कि इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि ठोस क्या होता है, ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की प्रॉपर्टी पता चलेगी आपको, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस, ये पता चला। अब इनके बारे में अगर अपन डिटेल और पढ़ना चाहते हैं तो आप ध्यान देख सकते हैं। इसके बाद कुछ बातें ऐसी जो आपको ओटी, इस पार्ट में से ओटी आती है तो वो आपको फायदा करेगी। जैसे मैंने ट्रिक बना रखी है, जैसे मैं आपको जब ब्रैग इक्वेशन आप सब लोगों ने पढ़ रखी होगी, और ब्रैग इक्वेशन जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया ब्रैग इक्वेशन, यहां लिख रहा हूं, चलिए ब्रैग इक्वेशन यानी ब्रैग समीकरण। ब्रैग समीकरण का सूत्र क्या होता है? n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। अब ये बच्चों को याद नहीं रहता, तो याद रखें कैसे? इसको याद रखने के लिए अपन कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। n मतलब नंदू, लैम्डा मतलब लंबा या लंबू, याद रखो, नंदू लंबू, और ये 2d यानी दौड़कर, और साइन और थीटा यानी ठीक ठाक, और शुद्ध भाषा में करें आप, तो ये आपको याद रखना है, ये कॉमन वर्ड है। तो आप कैसे करोगे? n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, तो नंदू लंबू दौड़कर साइन थीटा करें आप। हो गया साहब? नंदू यानी n, लंबू यानी लैम्डा, दौड़ या दो तो दो का अंक है, ड़ा यानी डी है, दौड़कर, साइन तो साइन और थीटा तो 2d sin थीटा, नंदू लंबड़ा नंदू लंबू दौड़कर साइन थीटा कर दिया है। तो ये आपको एक ट्रिक बन गई सर। अब उसके बाद नेक्स्ट एक और ट्रिक बताता मैं आपको। इकाई कोशिका का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र आप जानते हैं, कैपिटल T D इज इक्वल टू
Z इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन 0। ये भी बहुत पूछा जाता है ओटी में। और इसके लिए आप जानते हैं डी यानी डेंसिटी, यहां पर स्मॉल डी बना सकते हैं, कैपिटल डी ध्यान रखना। तो स्मॉल डी के नाम अगर पूछा है वहां पर इकाई पूछा घनत्व ज्ञात करने का सूत्र स्मॉल डी इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन 0। Z क्या चीज है, m क्या चीज है, ए क्यू क्या चीज है, एन 0 क्या चीज, सब पता है, लेकिन ट्रिक हम भूल जाते हैं, तो इसलिए याद रखो। ट्रिक में सिंपल सी बात है साहब, यहां पर Z यानी Z ते जा m ते म, ये हो गया जम। और मैं अब आता हूं देसी बात पर। आप लोग जानते हैं जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो ऊपर से लेने के लिए कौन आता है उसको, अपन बोलते हैं यम। और यम को गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, जम। और जम कहां से आते हैं, ऊपर से, यानी ऊपर क्या होना चाहिए, जम, यानी Z इंटू एम। हो गया फॉर्मूला तुरंत, जेड एम अपॉन ए क्यू इंटू एन 0, ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन और बात करें भाई, वास्तविक कणों की संख्या SC, BCC, FCC, और इसके अंदर वास्तविक कणों की संख्या जो मैं आपको बताऊंगा 1 2 4। तो ये के अंदर सरल घनीय इकाई कोशिका, काय केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, सब यूनिट सेल। तो इनके अंदर इनके वास्तविक कणों की संख्या जो होती है वो SC के अंदर 1, BCC के अंदर 2, FCC के अंदर 4, और एक और होता है EFCC, उसके अंदर 2 होती है। तो पहले आप याद रखना EFCC, ऐसे याद रख सकते हैं इसका। तो 1 2 का 4 2, 1 2 का 4 2 हो गई ट्रिक, हो गई साहब। 1 2 का 4 2, 1 2 का 4 2 याद रख लो। 1 तो एस हो गई SC, 2 तो गई BCC, 4 हो गई FCC, और 2 हो गई FCC। तो 1 2 का 4 2 हो गई सब ट्रिक। इसी प्रकार से फिर मैंने आपको शॉर्ट की और फ्रैंकेल, इसमें भी आपको बताया है, ये मैं ट्रिक बताऊंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल इतनी चीज जो है ना, एक तो ब्रैग समीकरण की, एक इकाई कोशिका घनत्व ज्ञात करने की, और एक इनके अंदर वास्तविक कणों की संख्या का पता लगाने वाली जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी है। तो जिससे क्या हुआ कि आप अधिकांश जो ओटी है वो आप क्लियर कर पाएंगे। और जब मैं इनके ऊपर वीडियो, तो पहला वीडियो मेरा ये जो है आपको, इसमें ठोस की परिभाषा मैंने आपको बताई है, यहाँ से बिल्कुल बेसिक से ठोस क्या होता है, ठोस के बारे में मैंने आपको क्लियर बता दिया, कौन कौन से बल पाया जाते हैं ये सब बताया मैंने आपको, और ठोस का वर्गीकरण मैंने आपको बताया, ठीक है नहीं। तो इतना आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इसका। और अब इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इन सभी पर मैंने बहुत सारी चीजें लिंक डाल रखी है, तो आप उनको वहां पर लिंक को फॉलो करें, और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक दे दूंगा, उनको भी देखें। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां से नोट्स अवेलेबल कर सकता है। थैंक यू।